जनवरी की सर्द रात थी। शमशान भूमि से कुछ ही दूरी पर घने जंगल के बीच तानिया और अमित सर्द जमीन पर एक तांत्रिक मुनिवर के सामने बैठे हुए थे। मैं तुम लोगों से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम लोग अभी भी काली दुनिया में अपनी मर्जी से जाने के लिए तैयार हो? हाँ बाबा, हमें वहाँ जाना है। पूजा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसकी इतनी दर्दनाक मौत हुई है। मुझे जानना है कि उसको किसने और क्यों मारा, फिर चाहे उसमें कितना भी खतरा क्यों ना हो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अब अपनी आंखें बंद करके मंत्र जाप शुरू करने वाला हूँ। जब मैं अपनी आंखें खोल लूं तो उसी समय तुम दोनों इसी तरह बैठे अपने हाथ थाम लेना और अपनी आंखें बंद कर लेना। फिर मैं दोबारा से मंत्र जाप करके तुम दोनों के लिए काली दुनिया का दरवाजा खोल दूंगा। काली दुनिया इस दुनिया और नरक के बीच की दुनिया है, जहां वो आत्माएं रहती हैं जिनकी अकाल मौत हुई होती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। तुम दोनों के शरीर यहीं इसी जगह रहेंगे, लेकिन आत्माएं उस दुनिया में पहुंच जाएगी। तुम वहां अपनी दोस्त पूजा की आत्मा से बात करने जा रही हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो तुमको आसानी से मिल जाए। तुमको वहां कई आत्माएं मिलेंगी, अच्छी, बुरी, भयानक, सभी तरह की। तुमको उन सभी से खुद को बचाना होगा। अगर उनके जरिए तुमको कोई नुकसान होगा तो चोटें यहाँ पर बैठे हुए तुम्हारे शरीर पर नजर आएंगी। अगर तुमको लगे कि अब तुम फंस चुके हो और वहां से भागने में ही तुम्हारी भलाई है, तो कुछ ही दूरी पर तुमको एक दरवाजा नजर आएगा। तुम दोनों उस दरवाजे के अंदर कदम रख देना, फिर तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर में वापस आ जाएगी। ठीक है बाबा, हम समझ गए। एक बात याद रहे, तुम्हारे शरीर जो कि एक दूसरे का हाथ थामे हुए होंगे, ये अलग नहीं होने चाहिए। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ वहां से वापस आने से पहले छोड़ दिया तो तुम दोनों की आत्माओं के साथ वहां से कोई आत्मा भी तुम्हारे साथ इस दुनिया में आ सकती है। सुनकर तानिया ने एक बार अमित की तरफ देखा और फिर बोली, हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे बाबा, आप विधि शुरू कीजिए। उनकी बात सुनकर तांत्रिक मुनिवर ने आंखें बंद की और अपने हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और तानिया को इशारा किया। तभी तानिया और अमित ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और आंखें बंद कर ली। अब तांत्रिक मुनिवर ने अपनी कमंडल से पानी निकालकर कोई मंत्र पढ़ा और उसको कुंड में छिड़का। फिर दोबारा से वही पानी उन दोनों के हाथों पर छिड़क दिया। उसके बाद वो हाथ जोड़कर फिर से मंत्र पढ़ने लगा। तानिया और अमित की आत्मा अंधेरी जगह पर खड़ी थी। उनको सामने एक दरवाजा दिखाई दिया, जिसके अंदर उन्होंने एक साथ कदम रख दिया था और उसके पार निकलने पर वो अब काली दुनिया में पहुंच चुके थे। उनको चारों तरफ जंगल नजर आ रहा था, लेकिन इस जंगल में जरा भी खामोशी नहीं थी। वहां भेड़ियों के रोर करने की आवाजें, चमगादड़ों की चींची और सबसे भयानक आत्माओं के हंसने और रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो यहीं फंस कर रह जाओगे। आ गए तो बेवकूफ, जिंदा होते हुए भी यहाँ आ गए। अब यहाँ से बच के नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर दोनों को थोड़ा डर लगने लगा था। और तानिया, मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्या तुम आगे बढ़ना चाहती हो? मैं पूजा से मिले बिना नहीं जाऊंगी। तभी उनके पीछे से कोई साया गुजरा। और जैसे ही उन्होंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। तानिया ने अपने मुंह से सांस छोड़ी और फिर जैसे ही उन्होंने सामने देखा तो एक साया उड़ता हुआ उनके करीब आ रहा था। दोनों चीखते हुए नीचे झुक गए और वो साया भयानक हंसी हंसता हुआ उनके सरों के ऊपर से दूसरी तरफ उड़ गया। अगले ही पल उनको किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो पूजा की लगती है। वो अपने कदमों को उस आवाज की तरफ बढ़ाने लगी। थोड़ा आगे चलने के बाद उनको नजर आया कि एक लड़की जमीन पर बैठी हुई अपना सर घुटनों में छिपाए रो रही थी।
तानिया आंखों में थोड़ा सा डर लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी। बी केयरफुल तानिया। पूजा, पूजा, क्या ये तुम ही हो? दोनों धीमे धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहे थे और वो बस लगातार रोए जा रही थी। पूजा? उसने अचानक से अपना सर उठाकर दोनों की तरफ देखा तो तानिया ने उसको पहचान लिया। वो पूजा ही थी, लेकिन इस टाइम वो बहुत ही भयानक लग रही थी। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी, बहुत ही भयानक लग रही थी। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और चेहरा आधा जला हुआ नजर आ रहा था। तानिया उसके करीब बढ़ने लगी, लेकिन तभी एक खौफनाक साया उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने तानिया के बाल पकड़ लिए। वो तानिया के बाल पकड़कर उसको तेजी से जमीन पर घसीटने लगा। अमित उसके पीछे भागने लगा, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। असल में उसके पैर जमीन से 1 फीट ऊपर थे और वो बहुत तेजी से उड़ रहा था। जमीन पर घिसटते टाइम तानिया को चोटें लग रही थी, जो कि तांत्रिक मुनिवर के सामने बैठे उसके शरीर पर नजर आने लगी। तांत्रिक मुनिवर उनको देखकर समझ गया कि तानिया मुसीबत में है। लगता है तानिया पर कोई आत्मा हमला कर रही है, लेकिन मैं इसको इस तरह नहीं उठा सकता। अगर इन दोनों का हाथ छुड़ाया तो इनकी आत्माओं के साथ कोई तीसरी बुरी आत्मा भी इस दुनिया में आ जाएगी। इन दोनों को एक साथ ही उस दरवाजे से होकर यहाँ आना होगा। तभी वहां एक शोर हुआ। किसी के तेज कदमों की आवाजें उसको सुनाई देने लगी। जैसे जैसे वो आवाज तेज हो रही थी, तांत्रिक मुनिवर को पता चलता जा रहा था कि कोई उसी तरफ आ रहा है। सामने से आता हुआ जब वो आंख साफ हुआ तो उसने देखा कि वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वो पास आकर रुका और तानिया को अमित के साथ बैठे देखा। तानिया को चोट खाया देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा उबल आया। यह शख्स तानिया का पिता देवेंद्र था। तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? मैं इसको ले जाने के लिए आया हूँ। तुम इसको ऐसे नहीं ले जा सकते। इन दोनों की आत्माएं इस समय काली दुनिया में है। वे अपनी मर्जी से ही अपने शरीर में वापस आएंगी। इनको अभी अलग करना ठीक नहीं होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? देवेंद्र ने गुस्से में आकर तानिया को पकड़कर झंझोड़ते हुए खड़ा कर लिया। उसका हाथ अमित से छूटा और उसने आंखें खोल ली। पापा, ये आपने क्या किया? तभी अमित के शरीर पर भी चोटों के निशान नजर आने लगे। काली दुनिया में उसकी आत्मा अपने आप ही घसीटती हुई उस दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। अमित समझ गया कि शायद तानिया ने काली दुनिया में उसकी आत्मा अपने आप ही घसीटती हुई उस दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। अमित समझ गया कि शायद तानिया ने उसका हाथ छोड़ दिया है। उस दरवाजे के अंदर से होते हुए वो अंधेरे में समा गया और अगले ही पल अमित की आत्मा उसके शरीर में आ गई। उसने आंखें खोली तो देखा कि तानिया उसके बराबर में नहीं है। बाबा, तानिया कहाँ गई? उसके पिता उसको जबरदस्ती उठा कर ले गए, इसलिए तुम्हारी आत्मा भी अपने आप यहाँ लौट आई। ये सुनकर अमित बेहद डर गया। अब क्या होगा बाबा? इस समय उसकी आत्मा को एक भयानक आत्मा ने पकड़ा हुआ था। क्या वो? कहता हुआ अमित रुक जाता है। वो आत्मा तानिया की आत्मा के साथ इस दुनिया में आ चुकी है। अब वो मौत का साया बनकर हमेशा उसके साथ रहेगी। देवेंद्र ने क्लिनिक ले जाकर तानिया को फर्स्ट एड दिलवाया और फिर उसको घर लेकर चला गया। देवेंद्र को नहीं पता था कि तानिया ये सब अपनी मर्जी से ही कर रही थी। उसको यही लग रहा था कि अमित उससे कोई उल्टे सीधे उपाय करवाकर उसकी जिंदगी खतरे में डाल रहा है। आज के बाद तुम उस अमित से कभी नहीं मिलोगी। मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। अगर फिर से उससे मिली तो मुझे तुम्हारा घर से निकलना, ऑफिस जाना, सब कुछ बंद करना पड़ेगा। तानिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। देवेंद्र उसको कमरे में छोड़कर चला गया। तभी उसने अमित को मैसेज कर दिया कि आज के बाद उसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। अमित उससे मिलकर बात करना चाहता था, लेकिन उसने एक ही मैसेज में सब कुछ खत्म कर दिया था। अगली रात जब तानिया ऑफिस से घर आ रही थी तो उसको लगा कि कोई उसकी स्कूटी पर पीछे बैठा हुआ है। उसको अपनी गर्दन पर उसकी सांसें महसूस हो रही थी। वह अचानक से डर गई और उसने ब्रेक लगा दिए। पीछे गर्दन घुमाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर जैसे ही उसने वापस पलटकर सामने देखा तो एक लड़का उसके रास्ते में खड़ा ललचा। वह अचानक से डर गई और उसने ब्रेक लगा दिए। पीछे गर्दन घुमाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर जैसे ही उसने वापस पलटकर सामने देखा
तो एक लड़का उसके रास्ते में खड़ा ललचाई नजरों से उसको देख रहा था। अकेले जा रही हो? चाहो तो मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकती हो। उसके लिफ्ट मांगने के अजीब तरीके से तानिया समझ गई कि वो कोई अच्छा लड़का नहीं है। मुझे कोई लिफ्ट नहीं देनी, रास्ता छोड़ो। ऐसा कहकर तानिया ने स्कूटी आगे बढ़ानी चाही, तो उस लड़के ने स्कूटी रोककर तेजी से उसकी चाबी निकाली और अपनी जेब में डाल ली। फिर अपनी दूसरी जेब से चाकू निकालकर तानिया को दिखाते हुए बोला, ये स्कूटी और इसके साथ जो कुछ भी माल पास में है सब कुछ छोड़कर यहाँ से निकल जा। चाकू देखकर तानिया डर गई, लेकिन अगले ही पल अचानक से उस लड़के के चेहरे पर आई मुस्कुराहट खत्म हो गई। जितना तानिया की आंखों में डर था, उससे ज्यादा अब उस लड़के की आंखों में नजर आ रहा था। वह तानिया के पीछे देख रहा था। जैसे ही तानिया ने पीछे पलटकर देखा तो उसके पीछे वही भयानक साया खड़ा हुआ था। वह तानिया के शरीर के अंदर समा गया। फिर उसने अगले ही पल उस लड़के के हाथ में पकड़ा चाकू छीनकर उसी चाकू से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी और तुरंत ही तानिया के शरीर से निकल गया। तानिया के सामने एक सरकटी लाश पड़ी थी। उसकी धड़कन मानो रुक सी गई थी और सांस गले में ही अटक कर रह गई थी। तुम सिर्फ मेरी हो तानिया, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लौटने के बाद तानिया की जिंदगी बहुत ज्यादा बदल गई थी। उसको हर पल हर जगह ऐसा लगता कि वो साया उसके साथ है। ऑफिस में काम करते टाइम ऐसा लगता कि वो उसके पीछे खड़ा है, उसके बालों पर हाथ फेर रहा है। घर पर जब भी वो अकेली होती तो उसको यही लगता कि वो उसको देख रहा है। उसकी आवाज हर पल उसके कानों में आती और जब वो डर कर पीछे मुड़कर देखती तो वो धुआं बनकर गायब हो जाता। उसकी महज हंसी वहां गूंजती रह जाती। यहां तक कि जब वो बाथरूम में नहा रही होती तो वो वहां भी उसको अकेले नहीं छोड़ता था। रात को जब बिस्तर पर जाती तो वो उसके बराबर में आकर लेट जाता। वो डरती डरती अपनी आंखें बंद कर लेती थी, लेकिन उसकी गर्म सांसें और ठंडे हाथों को अपने शरीर पर चलते हुए महसूस करती। सुबह जब वो उठती थी तो उसको अपने अंदर एक अलग ही तरह की कमजोरी का एहसास होता था, लेकिन वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। अगर तुमने किसी को भी मेरे बारे में बताया तो उसकी मौत तय है। देवेंद्र भी तानिया के बदलते बिहेवियर और शरीर में आ रही कमजोरी को बढ़ता देखकर अब बहुत ज्यादा परेशान हो उठा था। तुम आज से ऑफिस नहीं जाओगी। अपनी हालत देखो, कितनी कमजोर हो चुकी हो तुम। ना ठीक से खाती हो, ना ढंग से सोती हो। रात को तुम्हारे कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तुम किससे बात करती हो? मैं आराम करना चाहती हूँ पापा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उसका जवाब सुनकर देवेंद्र उसके कमरे से निकल आया। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उसका जवाब सुनकर देवेंद्र उसके कमरे से निकल आया। उसकी मेड मालती ने देवेंद्र को परेशान देखा तो उसने अपनी राय देते हुए कहा, साहब, बेबी जी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लगता है इनके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। यह सुनकर देवेंद्र ने कुछ सोचा और फिर मालती से बोला, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, तुम तानिया का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है साहब। देवेंद्र वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो साया तानिया को नजर आया और वो बोला, तुम्हारी ये वफादार नौकरानी अब जिंदा नहीं रहेगी। इसको मेरे बारे में पता चल गया है। नहीं, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे। उसने सिर्फ अंदाजा लगाया है। नहीं, वो मरेगी। ऐसा कहकर वो तानिया के करीब चला गया और उसके शरीर में समा गया। शाम हो चुकी थी और देवेंद्र अभी तक घर नहीं लौटा था। मालती हॉल में बैठी थी। अचानक उसके कानों में तानिया के हंसने की आवाज आने लगी। ये क्या हो गया बेबी जी को? ये इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही हैं? वो उसके कमरे के अंदर पहुंची तो देखा कि तानिया बेड पर बैठी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे को ढके हुए थे। तानिया बेबी जी, क्या हुआ? तानिया बस हंसे जा रही थी और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसने जैसे ही तानिया के कंधे पर हाथ रखा, उसने एक झटके से उसकी तरफ देखा। तानिया उस पर झपटी और अपने तेज हाथ रखा। उसने एक झटके से उसकी तरफ देखा। तानिया उस पर झपटी और अपने तेज पंजों से उसके चेहरे पर हमला कर डाला। बेबी जी, ये आप क्या कर रही हैं?
तभी तेज शोर करते हुए दरवाजा खोला और उस कमरे में देवेंद्र, अमित और तांत्रिक मुनिवर पहुंच गए। तांत्रिक मुनिवर ने जल्दी से मंत्र पढ़ते हुए अपने कमंडल से पानी निकालकर उसके ऊपर फेंका। देवेंद्र ने मालती को संभाला और उसको सहारा देकर खड़ा कर दिया। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल पूर्णमासी की रात को तानिया को हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाऊंगा। तानिया हंसते हुए अचानक से बेहोश होने लगी। उसके जमीन पर गिरने से पहले ही अमित ने उसको थाम लिया और बेड पर लिटा दिया। अब आगे क्या करना है बाबा? क्या कल रात वो मेरी बेटी को? इस दुनिया की कोई भी शक्ति इस साये पर काबू नहीं कर सकती। अब हमारे पास इस साये को वापस काली दुनिया में भेजने का बस एक ही रास्ता है। ऐसा कहकर तांत्रिक मुनिवर बाबा ने अमित की तरफ गौर कर देखा और अमित भी समझ गया कि उनका इशारा किस तरफ है। अगली रात तानिया अपने कमरे में बेड पर पड़ी थी। उसके पास बैठा देवेंद्र अपनी बेटी के चेहरे को देखता और फिर घड़ी की तरफ नजर घुमाता। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां 12 बजाने जा रही थी, वैसे ही उसके चेहरे का खौफ भी बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ अमित तांत्रिक मुनिवर के सामने उसी जगह पर बैठा हुआ था। तांत्रिक मुनिवर ने अपनी मंत्र शक्ति से इस बार अकेले अमित को काली दुनिया में भेजा। अकेले जाने का मतलब था कि जब वो वापस आएगा तो उसके साथ एक आत्मा जरूर मौत का साया बनकर उसके साथ इस दुनिया में आ जाएगी। लेकिन तानिया को बचाने के लिए अमित ये जोखिम उठाने को तैयार हो गया। उसकी आत्मा फिर से काली दुनिया के अंदर खड़ी थी। चारों तरफ ठंडी हवाएं, वहीं जानवरों का शोर, वही आत्माओं के हंसने और रोने की भयानक आवाजें। इस बार वही जानवरों का शोर, वही आत्माओं के हंसने और रोने की भयानक आवाजें। इस बार वो अकेला था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ा दिए। पूजा, 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 तुम कहाँ हो? ये आज नहीं बचेगा। चला जा, वरना मारा जाएगा। उसके कानों में ऐसी आवाजें आने के बावजूद वो चला जा रहा था। उसको बार बार महसूस होता कि कोई साया कभी उसके पीछे, कभी सर के ऊपर, तो कभी सामने से गुजर रहा है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहा था। कुछ देर बाद उसको पूजा उसी तरह जमीन पर बैठी रोती हुई नजर आई, जैसे पिछली बार दिखाई दी थी। पूजा, क्या ये तुम ही हो? तभी वो उस पर झपट पड़ी और खून सी लाल आंखों से उसको देखने लगी। इस तरह तांत्रिक मुनिवर भी अपने एक साथी के साथ तानिया के घर पहुंच चुका था। अब मैं तानिया को साये से बचाए रखने के लिए एक विधि करने वाला हूँ। इसमें जान जाने का खतरा है। तुम दूसरे कमरे में चले जाओ और जब तक मैं खुद वहां नहीं आ जाता उससे बाहर नहीं निकलना। उसकी बात सुनकर देवेंद्र कमरे से बाहर निकल गया। तांत्रिक मुनिवर ने अपने साथी को एक इशारा दिया और उसने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। फिर अपने गले से ओम का लॉकेट उतारकर तानिया के माथे पर रखा। तभी तानिया ने आंखें खोली। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और चेहरा बहुत ही भयानक हो चुका था। उसने तांत्रिक का गला पकड़ा और दीवार की तरफ उसको धक्का दे दिया। नहीं बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। ऐसा कहकर वो रूम से बाहर भाग गई। दोनों तांत्रिक अब उसके पीछे भागे। अब वो उनके साथ मानो लुक्का छिपी खेलने लगी। कभी दीवार के पीछे छिप जाती तो कभी सोफे के पीछे छिपकर खूब हंसती, फिर दोनों के बीच आकर उनको ललकारने लगती। जो करना था कर लिया ना तुम लोगों ने, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये कहकर तानिया मुनिवर के साथी उस दूसरे तांत्रिक पर झपट पड़ी। उसने तांत्रिक का गला पकड़ा और उसके गर्दन को पूरे पीछे तक घुमा दिया। उसकी गर्दन से खून निकलकर उछटने लगा। उसका शरीर ढेर होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब तानिया के शरीर के अंदर समाया हुआ वो साया धीरे धीरे तांत्रिक मुनिवर की तरफ बढ़ रहा था। तांत्रिक मुनिवर मंत्र पढ़ते जा रहा था, लेकिन उस साये पर कोई असर नहीं हो रहा था। जैसे ही वो मुनिवर के करीब पहुंचा तो बीच में अचानक से अमित आकर खड़ा हो गया। रुक जाओ, अब तुम किसी को नहीं मार सकते और तानिया को भी तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तुझे लगता है तू मुझे रोकेगा? हाँ?
मैं जानता हूं इस दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे नहीं रोक सकती, इसलिए मैं तेरी ही दुनिया से अपने साथ इसको लेकर आया हूं। उसके इतना कहते ही वहां एक रोशनी सी हुई और पूजा की आत्मा सबको नजर आने लगी। पूजा ने आगे बढ़कर तानिया का गला पकड़ लिया। छोड़ दे इसके शरीर को और अपनी उसी दुनिया में मेरे साथ चल जहाँ तेरा असली ठिकाना है। अब उस साई ने एक ही झटके में तानिया का शरीर छोड़ दिया। इस बार भी अमित ने तानिया को गिरने से पहले ही थाम लिया। पूजा की आत्मा ने उस साई का गला पकड़ रखा था और वो उसको साथ ले जाने को तैयार थी। पूजा, मेरी प्यारी दोस्त, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुमको वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन तुम्हारे कातिल को सजा जरूर दिलवा सकती हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारा खून किसने किया था? पुलिस को तुम्हारी लाश तो मिली, लेकिन तुम्हारा आधा शरीर अभी भी उनको नहीं मिल पाया है। वो कहाँ पर है? केशव, मुझे केशव ने मारा और मेरे शरीर का आधा हिस्सा उसी के घर के बेसमेंट में पड़ा हुआ है। ऐसा कहकर पूजा ने उस साई का गला अपने दोनों हाथों से पकड़ा और मुंह में कुछ बुदबुदाया। फिर वो दोनों किसी धुएं की तरह वहां से का गला पकड़ रखा था और वो उसको साथ ले जाने को तैयार थी। पूजा, मेरी प्यारी दोस्त, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुमको वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन तुम्हारे कातिल को सजा जरूर दिलवा सकती हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारा खून किसने किया था? पुलिस को तुम्हारी लाश तो मिली, लेकिन तुम्हारा आधा शरीर अभी भी उनको नहीं मिल पाया है। वो कहाँ पर है? केशव, मुझे केशव ने मारा और मेरे शरीर का आधा हिस्सा उसी के घर के बेसमेंट में पड़ा हुआ है। ऐसा कहकर पूजा ने उस साई का गला अपने दोनों हाथों से पकड़ा और मुंह में कुछ बुदबुदाया। फिर वो दोनों किसी धुएं की तरह वहां से गायब हो गए। वो दोनों काली दुनिया में पहुंच चुके हैं। अब वो मौत का साया तानिया के पीछे कभी नहीं आएगा। मुझे पूजा को मुक्ति दिलाकर उस काली दुनिया से उसकी आत्मा को निकालना है। उसकी मुक्ति के लिए मैं उसके कातिल को सजा दिलवा कर रहूंगी। अगले दिन तानिया ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बात का यकीन नहीं किया। फिर जब उसने कहा कि पूजा के शरीर का बाकी हिस्सा केशव के बेसमेंट में मिलेगा, तो पुलिस ने उसके बेसमेंट की तलाशी ली। वहां उनको पूजा की लाश का बाकी हिस्सा मिल गया। फिर केशव को जेल में डाल दिया गया। पूजा का शव पूरा हो जाने के बाद पूरे विधि विधान के साथ तानिया ने उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। इस तरह पूजा को काली दुनिया से और तानिया को उस मौत के साए से छुटकारा मिल गया। कि कुत्ते भी कोने पकड़कर सोए हुए थे। अचानक से कोई कुत्ता उठता है और इधर उधर संदेह भरी नजरों से देखकर वापस सो जाता है। उसी गांव से बाहर एक छोटी सी बस्ती पर कोई जाग रहा था। झोपड़ी जैसा छोटा सा घर था। वहां पे किसी का आना जाना नहीं था, इसलिए उसने वो जगह चुनी थी उस अघोरी काम को अंजाम देने के लिए। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन रात के कीड़े अपनी आवाज निकालकर उनके होने का एहसास करा रहे थे। पूरा माहौल तनावपूर्ण लग रहा था। इसी माहौल में वो निकली थी। वो उस झोपड़ी में आई। घर वालों के सोने के बाद चुपचाप निकल आई थी एक खौफनाक काम की शुरुआत करने के लिए। उस झोपड़ी की दीवारें और जमीन गोबर से लिपी हुई थी। उसने साथ में लाई हुई मोमबत्ती जलाई। उस मोमबत्ती के उजाले में उसका भोला भाला चेहरा डरावना लग रहा था, लेकिन उस झोपड़ी में जो था वो उससे भी डरावना था। झोपड़ी के कोने में एक मुर्गा था। उसके पैर और पंख बंधे हुए थे। इसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर भी जैसे तैसे उसकी पीठ से गुर्र गुर्र की आवाज निकल रही थी। उसने उस मुर्गे की तरफ देखा। एक अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। उसने अपने बाल खोले छोड़े और मटके में रखा हुआ पानी सर पर डाल लिया। गीले बदन के साथ किसी मंत्र को बड़बड़ाने लगी। उसने कोयले का टुकड़ा निकाला और नीचे जमीन पर कुछ अजीब सी आकृतियां निकालने लगी। उसने 4 नींबू निकाले। उसमें अपना अंगूठा चुबाकर नींबू फोड़े और चारों कोनों में एक एक रख दिया। फिर उसने उस मुर्गे की तरफ देखा। उसने उस मुर्गे को उस आकृति के बीच में पकड़ा। मंत्रों का उच्चार और तेजी से करने लगी।
उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने मुर्गे की गर्दन दबाकर पकड़ी। मुर्गा तड़पने लगा और एक अलग ही आवाज में चिल्लाकर उसने उस मुर्गे की गर्दन मरोड़ डाली। थोड़ी देर तक पैर झाड़कर मुर्गा शांत हुआ। उस मुर्गे के साथ साथ वो औरत भी शांत हुई। पूरा माहौल भी खामोशी से भर गया। लेकिन उसने शुरू किया था एक जानलेवा खेल, जिसको बोलते हैं काला जादू। इस कहानी के लेखक है आसिम नागराल। मोबाइल की रिंगटोन बज रही थी। उससे नितिन की नींद टूटी। उसने वही लेटे लेटे कॉल उठाया। आधी नींद में ही वो बोला, हेलो। अरे भाई, एक गणनापुर का किराया है गाड़ी के लिए, एकदम अर्जेंट है, जाओगे क्या? गाड़ी का किराया सुनते ही नितिन की नींद उड़ गई। वह बोला, हाँ जाऊंगा ना, बताओ ना कहाँ आऊं। तो फिर जल्दी से आ जाओ, हम यहाँ सांगली नाके के पास रुके हैं। उधर से आवाज आई, हाँ अभी चाय पीकर निकलता हूँ। हाँ, इतना कहकर नितिन ने फोन रख दिया। उसने घड़ी देखी तो रात के 3:30 बजे थे। नितिन एक 10वीं पास लड़का था। कहीं नौकरी ना मिलने की वजह से कुछ दिन लोगों की गाड़ियों पर ड्राइवर का काम किया। कहीं नौकरी ना मिलने की वजह से कुछ दिन लोगों की गाड़ियों पर ड्राइवर का काम किया और बाद में अपनी खुद की टवेरा गाड़ी खरीदी। उसने जल्दी से मुंह हाथ धोए और चाय पीकर वो निकला। बस आधे घंटे में वो नाके पर पहुंचा। सामने अमोल खड़ा था। उसी ने नितिन को फोन किया था। उसकी भी खुद की गाड़ी थी, लेकिन वो भी गाड़ी एक तरफ से ठुक गई थी। उस गाड़ी के पास ही 5 लोग खड़े थे। उसमें से 3 बहुत ही तगड़े पहलवान लग रहे थे, बाकी के दोनों 25 के लग रहे थे। अरे भाई, क्या हुआ गाड़ी को? नितिन ने गाड़ी को देखकर बोला, अरे मैं ही इनको लेकर जा रहा था, लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया ना, तो इनको थोड़ी जल्दी है, अब तुम ही इनको आगे लेकर जाओ। अमोल बोला। नितिन ने गाड़ी चालू की। उसके बाजू में एक लड़का आकर बैठ गया। तीनों तगड़े लोग बीच में बैठ गए और एकदम पीछे राजू बैठ गया। इन सब में राजू एकदम शांत लग रहा था, बिना कुछ बोले चुपचाप बैठा था। अरे रस्सी रह गई यार, तीनों में से एक बोला। नितिन के बाजू में बैठा हुआ मोहन उतरा। उसने अमोल की गाड़ी से रस्सी निकाली और नितिन की गाड़ी में रख दी। रस्सी 2 इंच जितनी मोटी थी। ये रस्सी किस लिए है? नितिन ने पूछा। उसका ये सवाल सुनकर गाड़ी में सन्नाटा छा गया। कुछ सोचते हुए मोहन बोला, जरूरत पड़ेगी रास्ते में। पर गाड़ी में सन्नाटा छा गया। कुछ सोचते हुए मोहन बोला, जरूरत पड़ेगी रास्ते में, चलो जल्दी, देर हो रही है। नितिन को कुछ समझ में नहीं आया। वो चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। सुबह होने लगी थी। आधे से ज्यादा रास्ता कट चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी गाड़ी में। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। हमेशा कोई ना कोई पीछे मुड़कर उस लड़के को देख रहा था। पीछे वो लड़का चुपचाप बैठा था। नितिन ही बार बार सवाल पूछ रहा था, जिसका उसे बहुत ही कम शब्दों में जवाब मिल रहा था। सारे सवालों के जवाब से नितिन बस इतना समझ पाया कि वे सब लोग पास ही के गांव के रहने वाले हैं। एकदम पीछे बैठा हुआ लड़का, जिसका नाम राजू था, उसकी तबीयत खराब थी और उसके इलाज के लिए ही वे लोग गणनापुर जा रहे थे। नितिन को अब भूख लग रही थी। भाई चलो थोड़ा नाश्ता कर ले, बहुत भूख लगी है, नितिन बोला। कुछ सोचते हुए एक आदमी बोला, ठीक है, किसी होटल पर रोक दो गाड़ी, हम रोटी लेकर आए हैं, हम गाड़ी में ही खा लेंगे, आप जाओ होटल से खाकर आओ। नितिन ने एक होटल पर गाड़ी रोक दी। यार बहुत ही अजीब लोग हैं, मन ही मन नितिन सोच रहा था। वापस आने तक सारे लोग वैसे ही गाड़ी में बैठे थे। मेरी रात भर ना नींद नहीं हुई है। अगर किसी को गाड़ी चलाना आता है तो थोड़ी देर चलाओ ना, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। इसके बाद मोहन गाड़ी चलाने के लिए तैयार हो गया। नितिन पीछे राजू के पास जाकर बैठने लगा तो मोहन बोला, अरे भाई यहीं बैठो मेरे पास। नहीं नहीं, मैं यहीं पीछे आराम से सो जाता हूँ, यहाँ बहुत जगह है। बाकी कोई कुछ बोले इससे पहले नितिन राजू के बाजू में जाके सो गया। सब लोग अजीब नजरों से नितिन को देखने लगे। अब मोहन गाड़ी चला रहा था। नितिन राजू के कंधे पर सर रखकर सो गया था।
अचानक उसको कोई आवाज आने लगी। राजू के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकल रही थी, गुर्र गुर्र। नितिन की नींद खुल गई और वो राजू की तरफ देखने लगा। अचानक राजू ने नितिन की ओर देखा। उसके ऐसे अचानक देखने से नितिन सिहर गया। तभी राजू की आंखों की काली पुतलियां ऊपर की तरफ घूम गए और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद दिखने लगी। किसी मुर्गे की बांग की तरह वो चिल्लाया, कुकड़ों को। अपनी सफेद आंखें बड़ी करके वो चिल्लाने लगा, मुर्गा हूं मैं, मुर्गा, कटा हुआ मुर्गा। उसको ऐसे चिल्लाते हुए देख नितिन डरकर गाड़ी की बीच वाली सीटों के ऊपर से उन तीनों लोगों के ऊपर आ गया। लेकिन उन तीनों लोगों को राजू के ऐसे व्यवहार की शायद आदत हो गई थी। गाड़ी को रोक, गाड़ी को रोक। उसमें से एक बोला, रस्सी लाओ। और कोई बोला। मोहन ने रास्ते के किनारे गाड़ी रोकी। वो तीनों लोग उतरे और रस्सी से राजू को बांधने लगे। शरीर से राजू दुबला पतला था, लेकिन पता नहीं कैसे उसके अंदर बहुत ताकत आ गई थी। पहलवान लोगों पर भी वो भारी पड़ रहा था। उसका चिल्लाना जारी था। पता नहीं कैसे उसके अंदर बहुत ताकत आ गई थी। पहलवान लोगों पर भी वो भारी पड़ रहा था। उसका चिल्लाना जारी था। मुर्गा हूं मैं, मुर्गा, कटा हुआ मुर्गा। तीनों ने मिलकर उसको रस्सी से बांध दिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। वापस सब गाड़ी में बैठ गए। मोहन जल्दी चलो। बैठते हुए वे बोले। नितिन तो डर के मारे पसीने से भीग गया था। ये क्या हो रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अरे भाई, क्या हुआ है इसको? पता नहीं, पिछली अमावस की रात से ऐसा कर रहा है। रात को अचानक उठकर ऐसे चिल्लाता है। हमें शक है कि किसी ने काला जादू किया है। नितिन को अब पता चला कि रस्सी क्यों लाई थी। गाड़ी में अब पूरा सन्नाटा था। गाड़ी गंगनापुर पहुंच गई। मंदिर के पास आते ही राजू शांत हो गया। उन्हें दोपहर की आरती के लिए रुकना था। नितिन ने देखा कि उस मंदिर के बाहर राजू के जैसे ही और भी लोग थे और उनके साथ उनके रिश्तेदार भी थे। दोपहर में आरती के लिए सब अंदर जाने लगे। मोहन नितिन को बोला, देखो, आप मत आओ, आप यहीं गाड़ी में आराम करो। लेकिन उसने सोचा, अगर यहाँ तक आ ही गया हूँ तो क्यों ना भगवान की आरती में शामिल हो जाऊं। आरती शुरू हो गई। तालियों और घंटियों के साथ मंत्रों का उच्चारण होने लगा। वहां राजू जैसे आए हुए लोग जगह पर ही झूमने लगे। कुछ औरतें थी, कुछ लड़कियां थी। सब चिल्ला रही थी, शायद दर्द से, क्योंकि भगवान के मंत्रोच्चार से उनके अंदर के भूत को तकलीफ हो रही थी। अचानक एक औरत बाल खुले छोड़कर नितिन की ओर भागती हुई आई। नितिन डर कर पीछे हट गया। वो औरत दौड़ते हुए मंदिर के आंगन। वहां राजू जैसे आए हुए लोग जगह पर ही झूमने लगे। कुछ औरतें थी, कुछ लड़कियां थी। सब चिल्ला रही थी, शायद दर्द से, क्योंकि भगवान के मंत्रोच्चार से उनके अंदर के भूत को तकलीफ हो रही थी। अचानक एक औरत बाल खुले छोड़कर नितिन की ओर भागती हुई आई। नितिन डर कर पीछे हट गया। वो औरत दौड़ते हुए मंदिर के आंगन में जो खंबे थे उसकी ओर भागी। वो औरत खंभों पर चढ़ने लगी। वो इतने आराम से ऊपर जा रही थी मानो उसके पैर खंभों को चिपक रहे हो। ऊपर चढ़कर वो बीच वाले खंबे पर उल्टा लटकने लगी। देखते देखते उस खंबे पर बहुत सारे पीड़ित लोग आकर चिपक गए। राजू भी वहीं लटक रहा था। नितिन ये सब देखकर डर गया और वो वहां से भागकर सीधा गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में सब लोग वापस आ गए। राजू को देखकर नितिन दंग रह गया, क्योंकि अब वो मुस्कुराता हुआ एक आम आदमी लग रहा था। हंसते हुए बातें कर रहा था। उसको देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही राजू है जो कल रात चिल्ला रहा था। सब लोग अपने गांव वापस आ गए। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति पर काला जादू किया जाता है, तब उस व्यक्ति ने अगर उस पर इलाज करा लिया तो जिसने काला जादू किया है उस पर ही इसका बुरा असर होने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ उस औरत के साथ जिसने मुर्गे की गर्दन मरोड़कर काला जादू किया था।
अब उसको ही तकलीफ होने लगी थी। फिर उसने एक फैसला लिया। उसने और एक भयानक काला जादू किया, लेकिन इस बार राजू के साथ उसकी भी मौत निश्चित थी। कुछ दिनों बाद नितिन को मोहन दिखा। कुछ काम के लिए उसके गांव आया था। अरे भाई, कैसे हैं अभी राजू सेठ? नितिन ने पूछा। उसके इस सवाल से मोहन का चेहरा उतर गया। राजू तो गया। हम लोग वापस आने के बाद कुछ दिन अच्छे से गए, लेकिन एक रात अचानक वो चिल्लाने लगा और खुद के हाथों से खुद की गर्दन मरोड़ ली। उसकी बुआ ने ही काला जादू किया था। उसी रात उसने भी अपने ही हाथों से खुद की गर्दन मरोड़ दी। नितिन को ये सुनकर झटका लगा। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? जमीन जायदाद के झगड़े थे। नितिन वहीं बैठकर सोच में गिर गया।